हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि यूपी पीसीएसजे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड साथियों ये वीडियो होगा। साथियों इसमें बात करेंगे हाउ टू राइट आंसर इन योर मेन एग्जामिनेशन। ये जो मैं मुहिम आप लोगों के लिए लेकर के चल रहा हूँ, ये जो मैं सीरीज़ आप लोगों के लिए लेकर चल रहा हूँ साथियों, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही रेलिवेंट सीरीज़ होगी। और साथियों आज जो लॉ का पेपर होता है, लॉ के पेपर फर्स्ट को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आपके पास लॉ का पेपर फर्स्ट आता है तो साथियों उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं लॉ के पेपर फर्स्ट में। जब तक आपको ये इस बात की जानकारी नहीं रहेगी कि लॉ के पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे। जैसे देखिए साथियों, अगर लॉ के पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ के पेपर फर्स्ट में आ जाता है। ये जो लॉ का पेपर फर्स्ट है। सेकंड नंबर पे साथियों हम देखते हैं तो मैरिज एक्ट आता है, मीन्स कि इसी में हिंदू मैरिज एक्ट भी आ जाता है और साथ साथ इसमें मुस्लिम मैरिज एक्ट भी आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट में तो अपकृत्य विधि, जो अपकृत्य लॉ ऑफ टॉर्ट है, लॉ ऑफ टॉर्ट भी इसी में आ जाता है पेपर फर्स्ट में। फिर संविदा विधि भी हमारा इसी में, मीन्स कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इसी में पेपर फर्स्ट में ही आ जाता है। फिर जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है साथियों, ये भी हमारे पेपर फर्स्ट में ही आ जाता है। अब देखिए, अब साम्य विधि जिसको हम लोग इक्विटी और ट्रस्ट कहते हैं, इक्विटी भी इसी पेपर फर्स्ट में साथियों आता है। फिर हमारे पास विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम हम लोग जिसको कहते हैं, ये भी हमारा इसी में आ जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं साथियों, जो हमारा सुखाचार अधिनियम होता है जिसको हम लोग इजमेंट एक्ट कहते हैं, वो इजमेंट एक्ट भी इसी में आ जाता है। फिर इसके बाद से भागीदारी अधिनियम जो होता है जिसको हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहते हैं, वो भी पार्टनरशिप एक्ट भी हमारे पेपर फर्स्ट में आ जाता है। और साथ ही साथ जो लास्ट टॉपिक आ जाता है वो साथियों इंडियन ट्रस्ट एक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि इतने चैप्टर को मिला करके, इतने सब्जेक्ट को मिला करके आपका एक पेपर बनाया जाता है जो कि पेपर फर्स्ट कहा जाता है। और किसका ये पेपर है? ये लॉ का पेपर फर्स्ट होता है साथियों। अब अभी तक जो भी था साथियों, वो सारी चीज़ों को मैंने एनालिसिस करके दिखा दिया आपके लॉ के पेपर फर्स्ट में। साथियों आज जो मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए इक्विटी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों इक्विटी लॉ से, उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डील करने वाले हैं। साथ ही साथ साथियों अगर आप लोगों को भी लगेगा, आप लोग भी प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किए होंगे, मैंने भी वही प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस किया है। अगर आप लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन कम है तो आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन ओपन है हमारा, उसमें बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए अलग से फिर से एक और सेशन लेकर के आऊँगा इक्विटी लॉ के लिए। अब साथियों देखिए, ये फॉर्मेट है यूपीएससी का और इसी फॉर्मेट में मैं भी आंसर करता हूँ। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ, कभी भी आप आंसर लिखिए मेन एग्जामिनेशन के लिए तो आप यूपीएससी के फॉर्मेट पर ही आंसर को लिखिए। देखिए साथी, यूपी पीसीएसजे, देखिए साथियों यहाँ पे कह रहा है कि यूपी पीसीएसजे साम्य विधि। अब साम्य विधि की अगर हम बात करते हैं तो साम्य विधि में क्या क्या आता है, सबसे तो पहले इक्विटी के बारे में हम बात करेंगे। और ये लॉ का पेपर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है साम्य से आप क्या समझते हैं, मीन्स कि इक्विटी से आप क्या समझते हैं। साम्य की प्रकृति तथा क्षेत्र का वर्णन कीजिए। अब साम्य की क्या प्रकृति है और इसका क्षेत्र क्या है, इसी के बारे में हमको बताना है। साथियों हम लोग कभी भी देखते हैं, हम लोग नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और यही बात करता है हमारा साम्य जो इक्विटी का लॉ होता है। इसी इक्विटी के लॉ से हम लोग किसको लेते हैं, हम लोग कोरिलेट करते हैं नेचुरल जस्टिस को, नेचुरल प्रिंसिपल को। अब देखिए, जब आप इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप इसके आंसर को कैसे फ्रेम करेंगे। आंसर में कह रहा है साम्य का अर्थ है। अब मीनिंग ऑफ इक्विटी, अब इक्विटी का क्या मतलब होता है, सबसे तो पहले आपको जब आप आंसर फ्रेम करेंगे तो ये बताना पड़ेगा कि हम इक्विटी का मतलब क्या होता है। साम्य का मतलब होता है, साम्य विधि का वह स्रोत है, जो इक्विटी होता है, जो साम्य विधि का वह स्रोत होता है जो विधि के किसी विशिष्ट नियम के अभाव में प्रारंभ होता है तथा कार्य करता है। कौन? जो साम्य होता है वो किसी विशिष्ट विधि के नियम के अभाव में प्रारंभ होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे लॉ नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पे लॉ नहीं बना है, तो उस पर अगर हमको वहाँ पे जस्टिस देना होगा, हमको न्याय देना होगा, तो हम किस आधार पे वहाँ पे जस्टिस प्रदान करेंगे, किस प्रकार से न्याय प्रदान करेंगे। हम ये तो नहीं कह देंगे कि नहीं यहाँ पे लॉ किसी प्रकार का पार्लियामेंट के द्वारा लॉ नहीं बनाया गया है, हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का जस्टिस आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे। साथियों वहाँ पे हमको जस्टिस प्रोवाइड करना पड़ेगा। और किसके अकॉर्डिंग हम जस्टिस वहाँ प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ पे इक्विटी के अकॉर्डिंग हम जस्टिस को प्रोवाइड करेंगे। कहाँ पे? जहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए लॉ नहीं बना है, वहाँ पे हम साम्य के आधार पे क्या करेंगे, जस्टिस देंगे। वही बात आपने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है। अत्यंत ही सामान्य भाव में हम उसको साम्य कहने के अभ्यस्त हैं। मीन्स की जो सिंपल लैंग्वेज है, सामान्य भाव में हम इसको साम्य कहते हैं। जो मनुष्य के व्यवहारों में नैसर्गिक न्याय
ईमानदारी सच्चाई में पाया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग साम्य कहते हैं। मीन्स कि नहीं कहा जाता है कि ये व्यक्ति जो हैं बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत सच्चाई हैं, इनके द्वारा कोई भी निर्णय किया जाएगा तो ये न्यूट्रल होकर के करेंगे, ये किसी के भी पक्ष में ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ इन्हीं के पक्ष में होकर के निर्णय दिए हैं। इसीलिए साम्यता का ग्राउंड देखा जाता है। अब साथियों आप लोग आगे देखिए, आगे जो कहना चाहता है, कह रहा है जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित, जो नैसर्गिक न्याय होता है जिसको हम लोग नेचुरल जस्टिस कहते हैं, जिसको नेचुरल प्रिंसिपल कहते हैं। साथियों जब आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते होंगे तो वहाँ पे नेचुरल स्कूल्स के बारे में भी बात किया जाता है, जो प्राकृतिक न्याय होते हैं, जो प्राकृतिक विधि शास्त्री होते हैं। तो वही कह रहा है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित तथा विधि के प्रश्नों पर प्रयोजन ऐसे नियमों का आरंभ रोम में, जो रोम में प्रिएटर हुआ करते थे उनके द्वारा रोम में तथा इंग्लैंड में चांसलर के द्वारा किया गया था, और इन्हें रोम में इक्विटास तथा इंग्लैंड में इसे इक्विटी नाम दिया गया था। तो हम लोग साथियों इंग्लैंड के चीज़ को हम लोगों ने क्या किया है, अडॉप्ट किया है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको इक्विटी कहते हैं, इसको साम्य की विधि कहते हैं। ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो साथियों ये अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज के जो चांसलर हुआ करते थे उन्हीं चांसलरों के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। क्या चीज़ स्टार्ट किया गया, तो साथियों साम्य जो विधि होता है, जो इक्विटी होता है, जो ट्रस्ट होता है, ये अंग्रेजों के द्वारा और खास करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोम वासियों के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया। अब यहाँ पे साथियों जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं साम्य की परिभाषा के बारे में कि साम्य होता क्या है, हम लोग इक्विटी कहते किसको है। अब ये किसके द्वारा परिभाषा दिया गया है साथियों, जब आपके पास इस टाइप का आंसर आ रहा है तो आप इसको जूरिस्प्रूडेंस से जरूर कोरिलेट करने का कोशिश करिए। अगर आप अपने एग्जामिनेशन में अगर जूरिस्प्रूडेंस को कोरिलेट कर देते हैं तो मान के चलिए आपके लिए वो थोड़ा सा सेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप ब्लैक स्टोन साहब को यहाँ पे कोट कर सकते हैं, सामंड साहब को कोट कर सकते हैं, जो भी हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं। देखिए ब्लैक स्टोन साहब ने क्या कहा, ब्लैक स्टोन के अनुसार साम्य विधि की आत्मा तथा अंतरात्मा के रूप में कार्य करता है। जो ब्लैक स्टोन साहब हैं इनका मानना है कि जो साम्य विधि है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ इक्विटी कहते हैं, ये आत्मा और अंतरात्मा के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। इनके उसके द्वारा विध्यात्मक विधि का अर्थ लगाया जा सकता है। जो विध्यात्मक विधि होता है इसी के द्वारा, साम्य विधि के द्वारा ही अर्थ लगाया जा सकता है। और नैसर्गिक विधि की रचना की जाती है। जो नैसर्गिक विधि होती है, जो नेचुरल लॉ होता है, उसकी रचना की जाती है। इस संबंध में साम्य न्याय का पर्याय है। जो साम्य विधि है वो न्याय का पर्याय है। मीन्स कि जो हम लोग इक्विटी, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड्स कंसाइज पे जो हम लोग निर्णय देते हैं वो क्या माना जाता है, वो साम्य का न्याय पर का पर्याय माना जाता है। अब साम्य के क्षेत्र के बारे में आप देख लीजिए कि हाँ ये साम्य कहाँ कहाँ तक फैला है। मीन्स कि जो इक्विटी की हम बात करते हैं कि क्या ये भारत में ही है सिर्फ इक्विटी, या सिर्फ किसी स्पेसिफिक चीज़ पे ही हम इक्विटी दे सकते हैं और ट्रस्ट लागू कर सकते हैं। तो देख लीजिए इसके क्षेत्र के बारे में अगर हमको लिखना है तो साम्य के क्षेत्र के विषय में कोई निश्चित कथन कठिन है। कोई अगर एक प्रकार से अगर स्पेसिफिक होकर कहा जाए कि हाँ साम्य कहाँ लागू होता है तो ये कहना बहुत ही कठिन है, परंतु इतना विनिर्दिष्ट है कि राज्य की विद्यमान विधि को अमान्य, नम्यता, दोष तथा न्यूनताओं से रक्षा करने तथा न्याय के हित को प्रोत्साहन देने के लिए ही साम्य का उद्भव हुआ है। मीन्स कि ये जो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, इन्हीं सभी चीज़ों को धार देने के लिए किसका उदय किया गया है साथियों, तो साम्य का उदय किया गया। और उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसमें निम्नलिखित 3 प्रकार के सामान्य विधि के अनुकरण में अपने क्षेत्र सामान्यता विस्तृत किया है। जैसे कि नए अधिकारों के बारे में साम्य हमें देखने में मिलता है। सेकंड बात करते हैं, नए उपचारों में हमको साम्य विधि देखने के लिए मिलता है। नई प्रक्रिया के प्रवर्तन द्वारा भी हमें साम्य विधि देखने को मिलता है। प्रथमतः साम्य ने ऐसे अधिकारों का प्रवर्तन किया है जिनके प्रवर्तन में सामान्य विधि के न्याय असफल रहे। दूसरे सामान्य विधि के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए साम्य ने अतिरिक्त उपचारों का विकास किया। और तीसरे सामान्य विधि के न्यायों की दोषपूर्ण प्रक्रिया में सुधार करने का कार्य किया। ये साथियों किसके द्वारा किया गया है, तो ये साम्य विधि के द्वारा किया गया है। क्योंकि जहाँ पे भी इक्वालिटी की बात आती है, अगर हमारे पास वहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी प्रकार का लॉ प्रिवेल नहीं करता है तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम इसको किस प्रकार से मामला को सॉर्ट आउट कराया जाए। तो साम्य के आधार पे, इक्विटी के आधार पे, गुड कंसाइंस के आधार पे हम सोचते हैं मामले को सॉर्ट आउट कराने के बारे में। और वही चीज़ यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है जब हम साम्य विधि को पढ़ रहे हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
अब जो साथियों ये जो क्वेश्चन आ रहा है 1 2 3 4 नीचे जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है, ये सभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये लैटिन मैक्सिम पे इनके क्वेश्चन बनते हैं और इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अक्सर आपको देखने के मिलते हैं। ये 5 नंबर का हो जाएगा, ये 5 नंबर का हो जाएगा, ये 5 नंबर का हो जाएगा, ये 5 नंबर का हो जाएगा। अगर 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है साथियों तो इस तरह से 4 चीज़ों को दे देगा। इन चारों चीज़ों के बारे में आपको डिफाइन कर करके लिखना है। पहले का ट्रेंड कुछ और था क्वेश्चन पूछने का एग्जामिनर का, अब का जो ट्रेंड हो गया है साथियों, एक क्वेश्चन दे रहा है फुल लेंथ, उसी में 4 पॉइंट दे रहा है। अब इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो देखिए पहली बात कर रहा है साम्य विधि का अनुसरण करती है इक्विटीज फॉलो लॉ, इक्विटी फॉलो लॉ को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सेकंड की बात करते हैं, समता ही साम्य है, इक्वालिटी इज इक्विटी, जो इक्वालिटी है उसी को इक्विटी मानते हैं। थर्ड की हम बात करते हैं, विलंबन साम्य को पराजित करता है, डिले डिफिट्स इक्विटी, जो यहाँ पे डिले होगा वहाँ पे डिफिट्स होगा इक्विटी। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, साम्य व्यक्ति लक्षी होता है, इक्विटी एक्ट्स इन पर्सोनम, जो इक्विटी होता है वो पर्सन के ऊपर प्रिवेल करता है, पर्सोनम लॉ होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पांचवा है जिसको हम डिफाइन करेंगे, जहां साम्य समान है वहां विधि प्रणाली होगी, वहां विधि प्रभावित होगी। वेयर देयर इज इक्विटी द लॉ शैल प्रिवेल, जहां पे इक्विटी होगी वहां पे लॉ क्या करेगा साथियों, प्रिवेल करेगा। तो इन्हीं पांचों चीज़ों को हम क्या करेंगे अपने इस आंसर में हम फ्रेम करने वाले हैं और इसी एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे अच्छे से डिफाइन करने वाला हूं। अब देखिए साथियों यहाँ पे कह रहा है साम्य विधि का अनुसरण करती है, साम्य जो होती है वो विधि का अनुसरण करती है। अब किस प्रकार से अनुसरण करती है, आप इसको डिफाइन जो मैंने किया है इसको आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एज यूजुअल इसी तरह से आपके एग्जामिनेशन में 5-5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। इस आधारभूत से तात्पर्य है कि साम्य विधि के प्रतिकूल कार्य करने वाले विधि शास्त्री, जो साम्य विधि के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं जो विधि शास्त्री, जब हम इसको पढ़ेंगे, साम्य विधि को पढ़ेंगे, जब हम सुखाचार अधिनियम को पढ़ेंगे, जब हम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम को पढ़ेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं जूरिस्प्रूडेंस हमारा साथियों आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो निकली हैं ये सही ना कहीं विधि शास्त्र से निकली हैं, जूरिस्प्रूडेंस से ही निकली हैं। तो विधि शास्त्र का नियम का निकाय नहीं है, वरन वह विधि का एक अनुपूरक है। साम्य न्याय ने सामान्य विधि के न्यायालयों को अभिव्यक्त करने का कभी दावा नहीं किया, अभिभूत करने का किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया। अब देखिए इस सूत्र के निम्नलिखित 2 भाव प्रकट करते हैं। ये जो सूत्र बताया गया है, जो अभी मैंने आपको ऊपर सूत्र दिखाया है, कौन सा सूत्र दिखाया है, साम्य विधि का अनुसरण करती है। ये जो सूत्र है साम्य विधि का अनुसरण करती है। अब इसको 2 भागों में किस तरह से डिवाइड किया गया है। पहला कह रहा है साम्य विधि के नियमों का अनुसरण करती है, जो साम्य होती है वो विधि के नियमों का अनुसरण करती है, बिना विधि के ये भी नहीं चलती। अगर इसमें कोई विधि है तो विधि के अकॉर्डिंग ही ये क्या करती है, अनुसरण करती है। और स्टोरी महोदय हैं, जब आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्टोरी महोदय के मतानुसार जहाँ कोई नियम, चाहे वो सामान्य विधि का हो अथवा संविधि विधि का, यदि वह प्रत्यक्ष है और किसी विषय पर मामले में समस्त परिस्थितियों को शासित करता है, तो साम्य के न्यायालय भी उस नियम से उतने ही बद्ध हैं। जो साम्य के नियम है, जो इक्विटी के नियम है, वो उसी प्रकार से उससे बद्ध हैं जितना कि सामान्य विधि का न्यायालय हो। उसी प्रकार साम्य का जो न्यायालय होगा उसी तरह से बाइंडिंग होगा। जैसे साम्य के आधार पर अगर किसी को जजमेंट पास कर दिया गया तो वो उतना ही वैल्यू रखता है जितना कि किसी की कोर्ट के द्वारा किसी जजमेंट को पास किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट में साथियों कह रहा है साम्य विधि की एक रूपताओं का अनुसरण करती है, एक रूपता का यह अनुसरण करती है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, सामयिक आधारों और हितों के संबंध में साम्य यद्यपि वास्तव में विधि के नियमों द्वारा बद्ध नहीं है, ये किसी भी प्रकार के नियम के द्वारा बाध्य नहीं है। इसलिए नियम के द्वारा बाध्य नहीं है क्योंकि ये कोडिफाई तो है नहीं। जो इक्विटी लॉ है, इसको इक्विटी को मीन्स कि अगर इक्विटी जस्टिस और गुड कंसाइंस की बात करते हैं तो इसको तो पार्लियामेंट के द्वारा कहीं कोडिफाई किया नहीं गया ना, नियमों द्वारा बद्ध नहीं है, इसीलिए कहा जा रहा है नियमों द्वारा बद्ध नहीं है। फिर भी जब कभी किसी एक रूपता का अस्तित्व होता है, उन्हीं के अनुसार कार्य करता है, तो ये उसी के अकॉर्डेंस में काम करता है। कौन? जो हमारा इक्विटी लॉ है उसी के अकॉर्डेंस में काम करता है। सेकंड की साथियों यहाँ पे हम बात करते हैं। सेकंड में कह रहा है कि समता ही साम्य है। जो समता की बात करते हैं वही साम्य है। जो सेकंड मैक्सिम था वो सेकंड मैक्सिम अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। कह रहा है समता ही साम्य, जो समता होती है उसी को साम्य बता रहा है। इस आधार सूक्ति की अभिव्यक्ति यह भी कहा जाता है कि साम्य समानता में प्रसन्न होती है। मीन्स कि जो साम्य होती है वो समानता में प्रसन्न होती है। ठीक, आगे देखिए, इससे तात्पर्य यह है कि
साम्य का न्यायालय, जो साम्य का न्यायालय है, साम्य का न्यायालय किसी व्यवहार के पक्षों को यथासंभव समान दृष्टि से देखता है। मीन्स कि यथासंभव कैसे देखता है? समान दृष्टि से देखता है। वहाँ उसे उनमें से किसी भी ऋण की वसूली का विकल्प प्राप्त होता है। मीन्स कि जो साम्य विधि होता है वहाँ उसे किसी भी प्रकार के ऋण की वसूली का हक प्राप्त होता है, और सामान्य विधि के अनुसार उस ऋणी को जो पूरे ऋण के भुगतान के लिए विवश किया गया हो और अपने सह ऋणियों के विरुद्ध कोई उपचार प्राप्त नहीं था, परंतु साम्य के अनुसार वह अपने सह ऋणियों से अंशदान की अर्धान्य कर सकता है, जिसके भार सभी समान होते हैं। मीन्स कि एक समान के भार माने जाते हैं, तब वहाँ के लिए ये बात कर रहा है। अब आगे देखिए, भारत में अंशदान विषयक उपबंध संविदा अधिनियम की धारा 43 व संपत्ति अंतरण अधिनियम है। अधिनियम की धारा 82 भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 27 में निहित है। इन सभी धाराओं को भी यहाँ पे कोट किया गया कि कौन किसके साथ क्या है, कोरिलेट है, कौन किसके साथ निहित किया गया है। अब आगे हम देखते हैं साथियों, जो थर्ड पॉइंट हमारा था, थर्ड पॉइंट में कह रहा है विलंबन साम्य को पराजित करती है। जो विलंबन होता है, जो देरी होता है, वो साम्य को क्या करती है? हराने का कार्य करती है, उसको पराजित करने का कार्य करती है। अब यहाँ पर देखिए, यह आधार सूत्र है, इस सूत्र पे जो आधार है दूसरे रूप से भी व्यक्त किया गया है, अर्थात साम्य जागरूक क्रियाशील की सहायता करती है। जो जागरूक है, जो क्रियाशील है, उनका हेल्प करता है। कौन करता है? जो साम्य विधि होता है, इनका हेल्प करता है, आलसी की नहीं। जो लोग आलसी होते हैं उनका साम्य कभी हेल्प नहीं करता है। इस आधार सूत्र का यह तात्पर्य है कि कानूनी दावा अवधि, जो कानून का दावा होता है, अवधि अधिनियम द्वारा दी गई से कम अवधि बीत जाने से रुक नहीं जाता, परंतु इसके विपरीत सामयिक मांग कुछ दृष्टांतों में वादी की ओर सहायता चाहने में अनुचित विलंब कर देने से रूढ़ हो सकती है। मीन्स कि अगर वहाँ पे ज़रूरत है हमको इक्विटी, जस्ट कंसाइंस, गुड कंसाइंस के बारे में देने की, अगर हम वहाँ पे विलंब करते हैं तो वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। स्मिथ बनाम क्ले के वाद में लॉर्ड कैम्बलडेन ने कथन किया है कि साम्य के न्यायालय में पुरानी मांगों के संबंध में जहाँ पक्ष ने अपने अधिकारों की चिंता नहीं की है, दीर्घकाल तक चुप्पी साध रखी है, सदैव ही अपनी सहायता देना अस्वीकार कर दिया है, तो वहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जो अपने मीन्स कि अपने राइट को लेकर के जागता नहीं है समय से, उसको क्या होता है? वो हमेशा ही परेशान होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है साम्य जो होती है वो व्यक्तिलक्षी होती है। मीन्स कि जो साम्य की बात करते हैं, जो इक्विटी की बात करते हैं, ये पर्सोनम होता है। आधार सूत्र, जो इसका आधार सूत्र का अर्थ है कि साम्य अपने आदेशों का प्रवर्तन उस व्यक्ति के, मीन्स कि अगर किसी व्यक्ति के लिए किया गया है तो उस व्यक्ति के अंतःकरण पर प्रभाव उत्पन्न करके करती है जिस पर आरोप लगाया गया है। अर्थात न्यायालय अपनी डिक्री की पूर्ति के लिए प्रतिवादी के शरीर पर आधारित रहता है। मीन्स कि जिसके लिए कहा गया है उसी को साम्य के लिए उसके ऊपर लागू होता है। पर्सोनम की बात करता है, ये रेम की बात नहीं करता है। अब देखिए, भारत में न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र उसी सिद्धांतों से शासित होता है और उन्हीं आधार पर उनका सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होता है जो इक्विटी के आंग्ल न्यायालयों पर प्रयोजन है, सिवाय जहां तक कि वैधानिक निकायों से भिन्न हो। काशीनाथ बनाम अनंत राव के ये मामले में ये बात बताई गई है। अगर कहा जा रहा है, अगर किसी भी व्यक्ति को पर्सोनम में दिया गया है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का साम्य का अगर किसी भी प्रकार का जस्टिस दिया गया है, तो ये माना जाएगा कि ये व्यक्ति उसी के द्वारा लागू होगा और उसी के ऊपर ये चलेगा। अब आगे देखते हैं, आगे वाले में कह रहा है डॉक्टर बैनर्जी का यह कथन है कि जो डॉक्टर बैनर्जी हैं उनका यह कथन है कि भारत में न्यायालय को व्यक्ति लक्षी डिग्री प्रदान करने की केवल सीमित शक्तियाँ हैं। उनका यह भी कथन है कि प्रतिमान्य भारत में भी साक्ष्य व्यक्ति लक्षी क्रिया कर सकता है। मीन्स कि जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है उसी व्यक्ति के ऊपर ये क्या होगा? साम्य लागू होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं जो 5th नंबर का है, जहाँ साम्य समान है वहाँ विधियाँ प्रभावी होंगी। जहाँ साम्य एक समान होगी वहाँ पर विधियाँ क्या होंगी? प्रिवेल कर जाएंगी। जैसे आगे देखिए, यह आधार सूत्र यह प्रकट करती है कि यदि एक सही विषय वस्तु में दो व्यक्तियों के सामयिक दावे सामान्य हो अथवा किन्हीं या यदि उनमें से प्रत्येक अपने अपने सामयिक दावे के संबंध में साम्य के न्यायालय के संरक्षण तथा सहायता का समान रूप से अधिकारी हो। मीन्स कि अगर किसी भी चीज़ को लेकर के अगर दो पार्टी हैं, दोनों पार्टियों सामान्य रूप से अगर अधिकारी हैं, पहली पार्टी कर रही है कि ये मेरा है, दूसरा पार्टी कर रहा है कि ये मेरा है, और साम्य का न्यायालय हस्तक्षेप करने से इनकार करके कानूनी दावा की प्राथमिकता स्थापित कर सकता है, जिसमें कि पक्ष अपने विवाद को विधि के न्यायालय के सामने ले जाने के लिए विवश हो जाए,
तो केवल कानूनी दावा को मान्यता दी जाती है। तो यहाँ पे क्या दिया जाता है, तो सिर्फ यहाँ पे कानूनी जो दावा होता है उसी को मान्यता यहाँ पे दिया जाता है। तो साथियों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मैंने साम्य विधि मीन्स की इक्विटी लॉ के जो क्वेश्चन बन रहे थे उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे अटेंड करने का कोशिश किया। अगर आपको लगता है कि नहीं इस पर और क्वेश्चन होना चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में हमारे कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए इस पर और आंसर फ्रेम करूँगा और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए फ्रेम करके लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।